हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आप सभी का स्वागत है बीटा मैथ्स एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो हमारी बुक चल रही थी बीएससी फर्स्ट ईयर की डिफरेंशियल कैलकुलस, और डिफरेंशियल कैलकुलस बुक के अंतर्गत हमने जो शुरुआत के 2 चैप्टर हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। पहला टॉपिक था अपना पेडल इक्वेशन वाला, और दूसरा टॉपिक हमने कर लिया है एसिम्पटोट का टॉपिक पूरा कर लिया है। अब हमारा इसमें तीसरा टॉपिक रहेगा कर्वेचर का। तो कर्वेचर पढ़ेंगे अब इस क्लास के अंतर्गत। तो कर्वेचर क्या होता है, सबसे पहले हम जानते हैं कर्वेचर की क्या होती है, डेफिनेशन जानते हैं कि कर्वेचर होता क्या है। तो यहाँ पे डेफिनेशन में इसकी लिख दूं कि कर्वेचर क्या होता है, किसी कर्व का घुमाव। एक बार मैं इतना ही लिख रहा हूँ, किसी कर्व का घुमाव। यदि जिस वक्र में क्या होगा, जिस वक्र का घुमाव सबसे ज़्यादा होगा, या फिर जिस वक्र की जो मोड़ है, ये जैसे मोड़ होगी इस वक्र की, जिस वक्र की मोड़ सबसे ज़्यादा होगी उसी वक्र की क्या होगी, कर्वेचर क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे आपको 3 वक्र बना के दे रहा हूँ। जैसे एक वक्र तो मैंने ले लिया, सीधी लाइन ही ले ली है ना। एक वक्र तो मैंने क्या कर लिया, सीधी रेखा ही खींच रहा हूँ यहाँ से। एक तो वक्र ले लिया सीधी रेखा, दूसरा वक्र ले लिया मैंने कुछ यूँ है ना, फिर तीसरा मैंने ले लिया ऐसे, और जो चौथा वक्र है वो ले रहा हूँ मैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये 4 वक्र है अपने पास। तो इन चारों वक्रों को देखकर आपको बताना है कि किस वक्र की कर्वेचर सबसे ज़्यादा है। तो ये सीधी लाइन है, सीधी लाइन में कुछ घुमाव दिख रहा है कि आपको, सीधी लाइन में कोई भी घुमाव नहीं है। तो यहाँ से जो सीधी रेखा है उसका कर्वेचर हम कितना लिख सकते हैं, जो सीधी रेखा का कर्वेचर कितना होता है, 0 होता है। अर्थात सीधी रेखा का कर्वेचर क्या होगा, अपने पास सबसे कम कर्वेचर होगा। अब देखो दूसरे वक्र के अंदर क्या है, घुमाव सीधी रेखा से थोड़ा ज़्यादा है ना, तो इसका कर्वेचर क्या होगा, सीधी रेखा से कर्वेचर से थोड़ा क्या होगा, ज़्यादा कर्वेचर होगा। इसमें क्या है, घुमाव थोड़ा ज़्यादा है तो इसका कर्वेचर भी क्या हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। और इसमें क्या है, इस वक्र में घुमाव सबसे ज़्यादा दिख रहा है अपने को, तो इसका जो कर्वेचर होगा इस वक्र का, वो कर्वेचर इन सब में क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ऐसे लिख सकता हूँ इसको, इसका कर्वेचर सबसे कम, फिर लेस देन, ये साइन लगा सकता हूँ। इसका मतलब क्या है, ये वक्र है इसका क्या होगा, जो इस वक्र का कर्वेचर क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, अब कर्वेचर निकालते कैसे हैं वो सीखेंगे अब यहाँ पे, कि कर्वेचर का जो मान है वो कैसे निकालते हैं। जैसे हमने सीधी रेखा के लिए तो बता दिया कि सीधी रेखा का कर्वेचर क्या होता है, 0 होता है। लेकिन अपने पास अगर ये कोई वक्र दे दे तो इस वक्र का हम क्या निकालेंगे, कर्वेचर निकालेंगे। वो कैसे निकालते हैं अब यहाँ पे सीखेंगे। जैसे मैंने कोई वक्र ले लिया ऐसे, यही कोई वक्र ले रहा हूँ, ये कोई कर्व ले लिया है ना, इसको डायग्राम में बना लेते हैं। इस कर्व को हमने बना लिया ये डायग्राम में, और इस कर्व पे मैंने क्या बिंदु मान लिया, ये बिंदु यहाँ पे मैंने कोई बिंदु मान लिया, यहाँ पे कोई बिंदु है कौन सा, P, और यहाँ पे थोड़ी दूर क्या बिंदु है, Q। ये अभी के लिए P और Q बिंदु क्या है, यहाँ पे दोनों पास पास में नहीं है, थोड़े दूर हैं। तो बिंदु P पे और Q पे हमें क्या बनाने हैं, यहाँ से अभिलंब बनाने हैं। बिंदु P और Q पे क्या बनाने हैं, अभिलंब, या फिर क्या बनाने हैं, नॉर्मल बनाने हैं। बिंदु Q और P पे क्या बनाने हैं, अपने को नॉर्मल बनाने हैं। और किसी भी कर्व पे अपन नॉर्मल कैसे बनाते हैं, जैसे यहाँ पे कोई कर्व ले रहा हूँ मैं, इस कर्व पे मैंने कोई बिंदु मान लिया, यहाँ पे P बिंदु है। अब हमको ये पूछ लिया अगला कि बिंदु P पे हमें क्या बनाना है, नॉर्मल बनाने के लिए दे दे। अपना क्वेश्चन ये है कि बिंदु P पे आप नॉर्मल बना के बताइए। तो उसका तरीका क्या रहेगा, तो नॉर्मल बनाने के लिए पहले हम क्या करेंगे, बिंदु P पे क्या बनाएंगे, एक टेंजेंट बनाएंगे। बिंदु P पे क्या बनाएंगे, एक टेंजेंट खींच दी मैंने। बिंदु P पे क्या बना ली, एक टेंजेंट या फिर स्पर्श रेखा। टेंजेंट को क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। तो बिंदु P पे पहले क्या बनाएंगे, एक टेंजेंट बनाएंगे। फिर टेंजेंट बनाने के बाद में बिंदु P पे क्या करेंगे, उस टेंजेंट के लंबवत क्या कर देंगे, एक रेखा खींच देंगे। और वो रेखा क्या होगी, इस बिंदु P पे क्या होगा, इस वक्र का नॉर्मल होगा। वही रेखा को क्या बोलेंगे, जो स्पर्श रेखा की लंबवत रेखा होती है ना, उसको क्या बोल देंगे, नॉर्मल बोल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ आपको, बिंदु P और Q पे क्या बनाओ, आप नॉर्मल बना के बताओ। तो नॉर्मल बनाने के लिए पहले क्या करोगे, बिंदु P और Q पे क्या खींचोगे, बिंदु P और Q पे, बिंदु P और Q पे हम खींचेंगे स्पर्श रेखाएं। तो बिंदु P पे ये स्पर्श रेखा खींच दी, और बिंदु Q पे यहाँ पे ये स्पर्श रेखा ड्रॉ कर दी मैंने। ठीक है, अब नॉर्मल बनाएंगे तो स्पर्श रेखाओं के लंबवत क्या कर देंगे, बिंदु P और Q पे 2 रेखाएं खींच देंगे। ठीक है, जैसे बिंदु P के लंबवत यहाँ से स्पर्श रेखा ये खींच दी, लंबवत खींच दिया, और बिंदु Q पे मैंने खींच दिया कुछ ये है ना। तो ये क्या हो गया, बिंदु P और Q पे हम अपने पास आ गए, नॉर्मल आ गए। ठीक है, ये
बिंदु P पे नॉर्मल है और ये बिंदु Q पे नॉर्मल है। अब ये दोनों कौन से बिंदु पे मिल रहे हैं, जैसे मान लिया मैंने ये बिंदु R है, बिंदु P और बिंदु Q पे जो नॉर्मल है वो कौन से बिंदु पे मिल रहे हैं, बिंदु R पे मिल रहे हैं। अब हमें कर्वेचर यहाँ से कैसे निकालेंगे, जैसे मान लिया ये बिंदु P और Q यहाँ पे अभी के लिए मान रहा हूँ ये दोनों बिंदु क्या हैं, थोड़ी दूर दूर हैं। अगर ये बिंदु Q है, बिंदु Q P की तरफ गति करेगा, जब बिंदु Q बिंदु P की तरफ गति करेगा तो कहाँ पे आएगा लगभग, जैसे मान लिया मैंने यहाँ पे बिंदु Q को ले लिया, मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे कुछ ले लिया बिंदु Q को, तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं नॉर्मल खींचूंगा। तो स्पर्श रेखा बना के जब मैं यहाँ पे नॉर्मल बनाऊंगा तो नॉर्मल कहाँ कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना। बिंदु Q पे अगर मैं बिंदु Q एक बार के लिए यहाँ मानूंगा तो बिंदु Q पे नॉर्मल कहाँ जाएगा, इस तरीके से आएगा, और यहाँ पे जब जाएगा तो ये मैंने मान लिया R डैश पे मिल रहा है। तो हम यहाँ से क्या देख रहेंगे, अगर मैंने इसको बिंदु Q को P के और पास में ले लिया तो नॉर्मल कहाँ पे जाएगा, लगभग इस तरीके से आगे जाएगा। अब यहाँ पे मिल लिया मैंने, जैसे R डबल डैश पे मिल गया ये। तो अब यहाँ से हम ये देखने को मिल रहा है कि जो जो बिंदु Q बिंदु P के पास आता जाएगा तो ये जो बिंदु R है वो कहाँ जाएगा, इस मतलब इस दिशा में गति करेगा। बिंदु R किस दिशा में गति करेगा, जो PR है उसकी रेखा की दिशा में गति करेगा, ठीक है। ये अपना डायग्राम, ठीक है। तो ये बिंदु जब Q P की तरफ जाएगा तो R कहाँ पे गति करेगा, तो इसलिए मैं यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ कि इसको R किसकी तरफ गति करेगा, इस रेखा के अनुदिश गति करेगा। और जैसे मान लिया मैंने बिंदु C, यहाँ बिंदु C पे आके रुक गया ये, जब बिंदु Q बिंदु P के एकदम पास आ जाएगा लगभग यहाँ पे, तो बिंदु ये दोनों कहाँ पे मिलेंगे, जैसे यहाँ पे मान लिया मैंने बिंदु कहाँ पे मिलेंगे, C बिंदु पर मिलने वाले हैं। और ये C बिंदु क्या होगा, C बिंदु क्या होगा, इस कर्व का क्या होगा, बिंदु C को क्या बोलेंगे, इस कर्व का क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे। बिंदु C को बोलेंगे वक्रता केंद्र या फिर कर्वेचर सेंटर, ठीक है। बिंदु C क्या हो जाएगा, अब इसके लिए कर्वेचर सेंटर हो जाएगा। और ये जो दूरी है, ये दूरी कौन सी, CP दूरी है, CP दूरी क्या हो जाएगी, ये जो दूरी CP है वो क्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या, या फिर क्या बोल देंगे इसको, कर्वेचर रेडियस, ठीक है, कर्वेचर रेडियस बोल देंगे। अब जैसे मान लिया बिंदु ये CP दूरी है, CP दूरी है, अगर CP दूरी को मैं त्रिज्या मान के क्या मानूं, ये जो बिंदु CP है, ये CP दूरी है ना, अगर इस CP दूरी को मैं एक त्रिज्या मान के यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करूँ तो क्या हो जाएगा, C बिंदु केंद्र हो जाएगा ना इसका। C बिंदु को केंद्र मान के और CP त्रिज्या मान के यहाँ से अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँ तो उस सर्कल को क्या बोलेंगे अपन, सर्कल को क्या बोलेंगे, वक्रता। अब वक्रता त्रिज्या के सापेक्ष खींच रहा हूँ ना मैं, तो ये क्या हो जाएगा, वक्रता वृत्त बोल देंगे। उस सर्कल को क्या बोलेंगे, वक्रता वृत्त या फिर कर्वेचर सर्कल। क्या बोल देंगे, कर्वेचर सर्कल बोल देंगे। एक बार के लिए इतना लिखो आप, ये जो तीनों चीजें हैं ना, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या और वक्रता वृत्त, ये तीनों लिखो। एक चीज और बता देता हूँ साथ में। अब यहाँ पे तो हमारे पास क्या आ गया, अभी तक वक्रता केंद्र हमने निकाल लिया, वक्रता त्रिज्या हमने निकाल ली, वक्रता वृत्त निकाल लिया, लेकिन अभी तक सिर्फ जो वक्रता नाम है वो अपने पास नहीं आया। अभी तक हमने ये नहीं निकाला कि इस कर्व की वक्रता कितनी है, ये नहीं आया ना अपने पास, वक्रता कितनी है इसकी। तो वक्रता क्या निकालेंगे, तो वक्रता बराबर क्या होगा, अब यहाँ से फॉर्मूला आएगा अपने पास। क्या बोल सकते हैं कि जो कर्वेचर होता है, कर्वेचर या फिर वक्रता क्या बोलते हैं, वक्रता क्या होता है, ये होता है 1 में वक्रता त्रिज्या। जो वक्रता त्रिज्या है ना, वक्रता त्रिज्या कौन सी थी, CP थी, तो CP का जो व्युत्क्रम कर देंगे वो क्या हो जाएगा, वक्रता हो जाएगा, ठीक है। और वक्रता त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं, वक्रता त्रिज्या को हम डिनोट करते हैं रो से। किससे डिनोट करते हैं, रो को क्या लिखते हैं, जैसे ये रो है ना तो इसको लिखते हैं ऐसे। वक्रता त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं, रो से। तो वक्रता यहाँ से कितने आ जाएगा अपने पास, कर्वेचर कितना आ जाएगा, 1 वक्रता त्रिज्या या फिर 1 रो। तो ये जो 1 रो है ना, ये क्या होगा, अपना कर्वेचर होगा। अब आप ये पूछोगे कि ये जो वक्रता है इसका उल्टा क्यों हुआ, इसका उल्टा हो रहा है, इसका मतलब क्या निकला कि जितना ज़्यादा कर्वेचर होगा, कर्वेचर अपना जितना ज़्यादा होगा उतना ही कम क्या होगा, वक्रता त्रिज्या। अगर वक्रता त्रिज्या ज़्यादा होगी तो कर्वेचर क्या होगा,
कम। ये एक बार डायग्राम में समझो। जैसे मैंने मान लिया जो वक्रता त्रिज्या है ना, इसको मैंने मान लिया ज़्यादा, या फिर मैंने वक्रता को मैंने ज़्यादा मान लिया। अगर किसी कर्व की कर्वेचर या फिर वक्रता में ले रहा हूँ ज़्यादा, अगर किसी कर्व का क्या है कर्वेचर ज़्यादा ले रहा हूँ, तो वो किस टाइप से बनेगा, बहुत ज़्यादा घुमाव होगा ना उसमें। कर्वेचर अगर ज़्यादा है तो उस वक्र में क्या होगा, घुमाव ज़्यादा होगा, है ना। तो क्या जो बिंदु P और Q कहाँ पे लेऊंगा, एकदम पास पास में लेने हैं ना बिंदु P और Q। जैसे मैंने यहाँ पे बिंदु P ले लिया और यहाँ पे बिंदु मैंने ले लिया Q, बिंदु P और Q दोनों पास पास में ले लिए। अब क्या करूँगा, दोनों के सापेक्ष क्या कर दूंगा, अभिलंब। तो यहाँ से ये स्पर्श रेखा और इस बिंदु पे ये स्पर्श रेखा, और इनके अभिलंब क्या होंगे, यहाँ से विलंब और ये यहाँ से विलंब। तो ये विलंब क्या होंगे, बहुत दूर दूर होंगे। अभिलंब क्या कहाँ मिलेंगे, बहुत दूर जाके मिलेंगे बिंदु सी पे। तो ये वक्रता क्या आ रही है, वक्रता त्रिज्या क्या आ रही है, यहाँ से ज़्यादा आ रही है। अगर मैं क्या ले लूँ, कम आएगा, मतलब सॉरी, अगर यहाँ से ये वक्र ले लिया, वक्रता जिसकी वक्रता क्या है सबसे ज़्यादा है, और बिंदु P और Q क्या है एकदम पास पास में, बिंदु P और Q एकदम पास पास में है। तो अगर कर्वेचर ज़्यादा है तो उसकी क्या होगी, वक्रता त्रिज्या क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे बिंदु P पे नॉर्मल ये और बिंदु Q पे नॉर्मल ये, तो उसका वक्रता त्रिज्या क्या होगी, कम। अगर कर्वेचर ज़्यादा ले रहा हूँ मैं, कर्वेचर क्या लेऊंगा, एक बार तो ज़्यादा ले कर लिया, अगर कर्वेचर कम लेऊंगा, अगर कर्वेचर कम होगा अपना तो क्या होगी, उतनी ही वक्रता त्रिज्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लिख लो, ये फॉर्मूला याद रखना आपको कि क्या कर्वेचर बराबर क्या होता है, कर्वेचर बराबर होता है 1/ρ के। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और ρ क्या होता है, यहाँ से ρ को क्या बोलते हैं, ρ को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, लिख लो। अब आगे क्या निकालेंगे अपन, आगे देख रहे हैं वक्रता त्रिज्या निकालना। क्या, ये जो वक्रता त्रिज्या है, हेडिंग डाल लो, वक्रता त्रिज्या, और उसको क्या बोलते हैं, ρ बोलते हैं। वक्रता त्रिज्या अपन कैसे निकालते हैं, वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं इसका फॉर्मूला क्या होता है, ρ का फॉर्मूला क्या होता है, ρ बराबर होता है ds, ρ बराबर होता है डी साई अपॉन में ds। क्या होता है, ρ बराबर होता है डी साई अपॉन ds। डी साई अपॉन ds क्या होता है, ρ। तो यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ मैं, यहाँ से कर्वेचर निकाल सकते हैं ना। अगर अपने पास ρ है तो कर्वेचर निकाल लेंगे। कर्वेचर कितना आएगा, 1/ρ, 1/ρ। तो यहाँ से कर्वेचर कितना आ जाएगा, कर्वेचर आएगा ds अपॉन डी साई, ये अपना कर्वेचर आएगा। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला निकालना अभी में देखते हैं। तो कर्वेचर निकालने के लिए क्या करेंगे, वक्रता त्रिज्या ρ निकालना है अपने को, ये फॉर्मूला निकालना है कि ρ बराबर डी साई अपॉन में ds कैसे हुआ। तो उसके लिए यहाँ पे क्या मान लिया मैंने, एक डायग्राम के लिए यहाँ पे कोई वक्र बना रहा हूँ मैं। ठीक है, ये कोई वक्र ले लिया। ठीक है, उसी तरीके से करना है, उस पर दो बिंदु मान लो, यहाँ पे तो P मान लिया और यहाँ पे बिंदु मान लिया Q, यहाँ पे बिंदु P। फिर क्या करेंगे, बिंदु P पे ये स्पर्श रेखा खींच दी, बिंदु P पे ये स्पर्श रेखा और बिंदु Q पे यहाँ से ये स्पर्श रेखा ही खींच दी। ठीक है, अब स्पर्श रेखा x अक्ष से कितना कोण बनाती है, ये साई कोण, और ये कोण कितना मान लिया मैंने, साई प्लस डेल साई, ये दो कोण बना लिए। ठीक है, अब देखो अगर इस वक्र की जो कर्वेचर ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा कर्वेचर होगी, यहाँ से ये डेल साई कोण कितना है, बहुत छोटा है, डेल साई कितना है, छोटा कोण है। अब देखो डेल साई अगर कर्वेचर ज़्यादा होगी तो वक्र का घुमाव कैसे होगा, ऐसे होगा। और बिंदु P मैंने यहाँ पे लिया तो यहाँ से ये कोण कितना बना, साई, और बिंदु Q यहाँ पे लिया तो ये कोण कितना हो गया, साई प्लस डेल साई, साई प्लस डेल साई। अब देखो कर्वेचर इसकी ज़्यादा ले रहा हूँ ना मैं, इस वक्र की कर्वेचर ज़्यादा ले रहा हूँ, तो डेल साई यहाँ से क्या आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है, डेल साई ज़्यादा आ रहा है ना। अगर कर्वेचर कम लेऊंगा, जैसे कर्वेचर मैंने बहुत कम ली, ये कर्वेचर ली, यहाँ पे बिंदु P लिया, यहाँ पे Q, तो बिंदु P पे स्पर्श रेखा ये होगी और बिंदु Q पे ये हो जाएगी। तो यहाँ से कोण देखो, ये साई और ये कोण साई प्लस डेल साई, तो ये कोण इससे बहुत ज़्यादा नहीं है ना, ज़्यादा तो है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है जितना इतना इसमें फ़र्क आ रहा है। इसमें तो ये देखो न्यून कोण ही बन रहा है यहाँ से, और इसमें देखो पूरा अधिक कोण बन गया। तो जितनी ज़्यादा कर्वेचर होगी डेल साई उतना ही क्या होगा,
ज़्यादा, और कर्वेचर जितनी कम होगी डेल साई उतना क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और यहाँ पे बिंदु मैंने ले लिया, ये जहाँ से कर्व शुरू हो रहा है ना, ये बिंदु ले लिया मैंने ए, ये बिंदु कितना है ए, जहाँ से कर्व शुरू हो रहा है ये, जहाँ वहाँ बिंदु क्या है ए। तो चाप अपने पास कितने आ गए यहाँ से, तो चाप आ गया एक, तो चाप आ गया चाप ए पी, दूसरा चाप कितना बना, चाप ए पी और चाप ए क्यू, है ना, और तीसरा चाप कितना है, चाप पी क्यू। ये 3 चाप बन रहे हैं अपने पास। इनकी लंबाई कितनी मान रहा हूँ मैं, जैसे मान लिया मैंने चाप ए पी की लंबाई कितनी है, एस मान ली, कितनी मान ली, चाप ए पी की लंबाई मान ली मैंने एस, और चाप जो ए क्यू है उसकी लंबाई कितनी मान ली मैंने, एस प्लस डेल्टा एस, क्योंकि ये डेल्टा एस ही तो बढ़ेगा ना ये, और तो पी क्यू कितना बच गया यहाँ से, डेल्टा एस। ये 3 चाप की लंबाई मैंने यहाँ से मान ली, और कितना कोण कितना आ गया अपने पास, साई और साई प्लस डेल्टा साई। तो यहाँ से हमने देखा, जैसे लिमिट ली मैंने, लिमिट क्या ले रहा हूँ, डेल्टा, लिमिट कितनी ली मैंने, डेल्टा एस टेंस टू 0। यदि डेल्टा एस 0 की ओर टेंस करेगा, डेल्टा एस 0 कब होगा, डेल्टा एस 0 कब होगा, जब यहाँ से लिया मैंने डेल्टा साई अपॉन में डेल्टा एस, और यही क्या होती है अपनी, यही क्या होती है, कर्वेचर। कर्वेचर यही तो होगी ना। अब देखो लिमिट जब अप्लाई करूँगा तो यहाँ से कर्वेचर कितनी आ जाएगी, जो कर्वेचर रेडियस है वक्रता त्रिज्या होगी, रो होगा ना, रो, और यहाँ से रो का मान कितना आ जाएगा, जब लिमिट अप्लाई कर दूंगा तो यहाँ से आ जाएगा डी साई अपॉन में डी एस। रो कितना आ गया, डी साई अपॉन में डी एस। तो 1 अपॉन रो क्या होता है, 1 अपॉन रो कितना होता है, कर्वेचर होता है, और ये आ गया अपना 1 अपॉन रो इज इक्वल टू डी एस अपॉन में डी साई। ये फॉर्मूला आ गया। अब आपको ये डेरिवेशन याद नहीं रखना है, ये डेरिवेशन आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। आपको ये जो फॉर्मूला है ना कर्वेचर का, इन फॉर्मूले से संबंधित क्वेश्चन आएंगे अपने एग्जाम में, वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डेरिवेशन आपको याद नहीं रहे ना तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला क्या है, रो बराबर होता है डी साई अपॉन डी एस, और 1 अपॉन रो कर्वेचर कितना होता है, डी एस अपॉन डी साई। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ये फॉर्मूले ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब देखो कुछ फॉर्मूले और ज़्यादा लिखा रहा हूँ मैं। अब जैसे एक होता है नेज समीकरण, क्या होता है, नेज समीकरण। जैसे कार्तीय निर्देशांक लिखते हैं ना अपन, कार्तीय निर्देशांक होते हैं, ध्रुवीय निर्देशांक होते हैं, और अपने पढ़ी प्राचल समीकरण पढ़ी थी, उसी तरीके से क्या होता है कि नेज समीकरण होती है। नेज समीकरण किस फॉर्म में होता है, जैसे कार्तीय निर्देशांक, जो कार्तीय निर्देशांक होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, कार्तीय निर्देशांक होते हैं एक्स और वाई में, है ना। ध्रुवीय किस में होते हैं, ध्रुवीय होते हैं किस में, आर और थीटा में, ठीक है। प्राचल समीकरण किस में होती हैं, प्राचल समीकरण होती हैं जैसे एक तो एक्स का फंक्शन है फाई टी के अंदर, है ना, दूसरा फंक्शन है वाई का एफ टी और फाई टी में, ये 2 इक्वेशन होंगी प्राचल में। और जहाँ से प्राचल कितना होगा, इसका प्राचल कितना है टी, जिसमें फंक्शन दे रखा है ना वही प्राचल होती है। उसी प्रकार से नेज समीकरण होती है, और वो किस में होती है, एस और साई में। जहाँ पे एस क्या है, एस हमने क्या पढ़ा, चाप की लंबाई थी ना एस, और जो साई कोण है वो कितना है, स्पर्श रेखा का एक्स एक्स से बना कोण। स्पर्श रेखा द्वारा एक्स एक्स से बना कोण कितना होता है, साई, और जो एस होती है वो क्या होती है, चाप की लंबाई। तो कार्तीय निर्देशांक में क्या होते हैं, एक्स और वाई में संबंध होता है, ध्रुवीय निर्देशांक में आर थीटा में, प्राचल में क्या होता है, टी में फंक्शन होता है, और 2 समीकरण होती है अपने पास, एक तो एक्स बराबर एफ टी और दूसरी होती है वाई बराबर फाई टी इक्वेशन होती है। उसी प्रकार से नेज समीकरण होती है। नेज समीकरण में किस में संबंध होता है, एक तो एस और साई में, जहाँ एस क्या है, एस तो चाप की लंबाई है, और साई क्या है, स्पर्श रेखा द्वारा एक्स एक्स से बना कोण, ठीक है। अब नेज समीकरण आ गई अपने पास, और फॉर्मूला एक बार फिर से लिख लो। रो बराबर क्या होता है, डी साई अपॉन डी एस। कर्वेचर कितना होता है, डी एस अपॉन डी साई। ये बार बार मैं इसलिए नहीं बोल रहा, ये आपको याद करने हैं। अगर मैं बार बार बोलूँगा ना तो आपको याद हो जाएंगे। ये कर्वेचर क्या है, डी एस अपॉन डी साई, रो क्या है, डी साई अपॉन डी एस। उसी तरीके से एक साइन फाई का फॉर्मूला होता है, साइन फाई नहीं साई,
साइन साई क्या होता है, फॉर्मूला एक बार फिर से लिखा रहा हूँ मैं आपको। साइन साई कितना होता है, डी वाई अपॉन में डी एस, कितना होता है डी वाई अपॉन डी एस। फिर से पूछ लो क्या फॉर्मूले, साइन साई डी वाई अपॉन डी एस, और साइन फाई कितना लिखाया था, साइन फाई बताओ, एक टेन फाई का बताओ। टेन फाई तो याद हो गया ना आपको, कितना होता है आर डी थीटा अपॉन डी आर, ये बताया था ना आपको, टेन फाई आर डी थीटा अपॉन डी आर। और जब साइन फाई होगा तो साइन में एस आ रहा है यहाँ से, तो क्या हो जाएगा आर डी थीटा अपॉन में, तो यहाँ से भी डी आर की जगह क्या कर देंगे एस, यहाँ पे भी एस, यहाँ पे भी एस, मतलब साइन फाई आर डी थीटा अपॉन डी एस और टेन फाई आर डी थीटा अपॉन डी आर। और साइन साई दोनों में फर्क है, यहाँ पे तो साई कौन है और यहाँ पे फाई कौन है, तो साइन साई कितना होता है डी वाई अपॉन में डी एस, रो कितना होता है डी साई अपॉन डी एस, कर्वेचर कितना होता है डी एस अपॉन डी साई। इनमें से एक याद रख लेना आपको, दूसरे का उल्टा कर दोगे तो ये याद हो जाएगा। इनमें से भी ये याद रख लेना, टेन फाई का आर डी थीटा अपॉन में डी आर, अगर साइन आएगा तो यहाँ से आर की जगह क्या कर देंगे एस कर देंगे, और ऊपर में आर डी थीटा क्या है सेम है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, लिख लिए नहीं, अब देखो अपने पास अगर क्या हो, कार्तीय निर्देशांक में क्या दिया हो, कोई ध्रुव वक्रीय कार्तीय निर्देशांक में अपने पास क्या हो, यदि कोई वक्र हो, कार्तीय निर्देशांक में जैसे अपने पास कोई वक्र दिया हुआ है, तो उसकी क्या निकाल सकते हैं अपन, क्या निकाल सकते हैं वक्रता त्रिज्या, और उसका फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ से सिर्फ अब आपको फॉर्मूला ही याद रखने हैं, अब फॉर्मूला क्यों आया कहाँ से आया ये आपको याद नहीं रखना। तो वक्रता त्रिज्या रो बराबर होता है, तो पहले क्या निकालेंगे उसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, इसकी होल पावर 3/2 अपॉन में डी टू वाई अपॉन में डी एक्स का 2, ये फॉर्मूला होता है। यदि कार्तीय निर्देशांक में वक्र दिया हुआ है और उसका क्या निकालना है, अपने को वक्रता त्रिज्या रो निकालनी हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर और उसकी होल पावर 3/2 और अपॉन में डी टू वाई अपॉन में डी एक्स 2। यदि अपने पास क्या दिया हो, नेज समीकरण दी हुई हो, क्या दिया हो नेज समीकरण हो, नेज समीकरण दी हुई हो, और वो किस में होती है एस और साई में, तब रो का फॉर्मूला क्या होता है, पढ़ दिया था ना आपने, डी साई अपॉन में डी एस, ठीक है। अगर अपने पास क्या दिया हो, प्राचल समीकरण दी हुई हो, क्या प्राचल समीकरण, प्राचल समीकरण किस में होती है, एक्स बराबर एक तो फंक्शन होता है एफ टी और दूसरा y बराबर फंक्शन होता है फाई टी, तब क्या होता है फॉर्मूला, तब रो का फॉर्मूला होता है अपने पास, तब होता है रो बराबर क्या होता है, रो बराबर होता है एक्स डे स्क्वायर प्लस वाई डेस का स्क्वायर और उसकी होल पावर कितनी 3/2 अपॉन में एक्स डेस वाई डबल डेस माइनस एक्स डबल डेस और वाई डेस। अब एक्स डेस वाई डेस एक्स डबल डेस और वाई डबल डेस ये क्या है, ये है जैसे अगर इसमें है प्राचल में तो एक्स डेस क्या होगा, एक्स डेस होगा डी एक्स बाई क्या होगा डी एक्स बाई डी टी, एक्स का टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो ये एक्स डेस हो गया। उसी प्रकार से वाई डेस कितना होगा, वाई डेस होगा डी वाई अपॉन में डी टी। उसी प्रकार से एक्स डबल डेस कितना हो जाएगा डी टू एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर, और उसी प्रकार से वाई डबल डेस कितना हो जाएगा डी टू वाई अपॉन में डी टी का स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, कौन कौन से, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों चारों फॉर्मूले क्या आएंगे अपने को क्वेश्चन में काम आएंगे, ये हो गया रो बराबर डी साई अपॉन में डी एस, और एक ये फॉर्मूला, ये तीनों चारों फॉर्मूले आपको क्वेश्चन में काम आने वाले हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं। बस ये फॉर्मूले लिख लो और ये जो नोटेशन है ये लिख लो। अब हम क्वेश्चन करेंगे। पहला एग्जाम्पल करेंगे, देखो पहला एग्जाम्पल क्या है, क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट आर अपॉन रो इज इक्वल टू साइन फाई ब्रैकेट में कितना है 1 प्लस डी फाई अपॉन में डी थीटा, ये प्रूव करना है।
और हम जानते हैं कितना इसमें दिया हुआ है, कितना tan फाई किसके बराबर है, आर डी थीटा अपॉन में डी आर के। ठीक है, अब देखो ये प्रूव करना है ना। अब देखो यहाँ से देखो आपको कुछ दिख रहा है क्या, ये कितना आ रहा है, डी फाई अपॉन में डी थीटा आ रहा है ना। तो हम क्या जानते हैं, हमने पढ़ा था ना कि जो कोण एक तो साई होता है, एक फाई कोण होता है और एक क्या होता है, थीटा। इन तीनों में संबंध क्या होता है, इन तीनों में संबंध होता है साई बराबर कितना, फाई प्लस थीटा के। ये पढ़ा था ना, फिर से बताऊंगे। ये कोई वक्र है, ये स्पर्श रेखा है, ये कोण कितना, ये ध्रुवांतर रेखा है, ये तो कोण कितना होता है थीटा, ये कोण कितना होता है साई, और ये कोण कितना होता है फाई। तो यहाँ से क्या संबंध होता है, साई बराबर थीटा प्लस फाई, ये संबंध होता है। तो इसको लेके चलो, यहाँ से क्या लिखेंगे अपन, जानते हैं ना हम क्या होता है, साई बराबर क्या होता है, फाई प्लस थीटा के। अब देखो यहाँ से क्या निकालना है अपने को, फाई के बराबर रखना है, मतलब डी फाई अपॉन में कितना निकालना है, डी थीटा। डी फाई अपॉन में क्या निकालना है, डी थीटा। तो क्या करेंगे इसका, ये जो पूरी इक्वेशन है ना, ये जो पूरी इक्वेशन है इसका क्या कर देंगे, थीटा के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। थीटा के सापेक्ष अगर अवकलन किया यहाँ से, तो ये क्या बन गया, डी साई अपॉन में डी थीटा बराबर फाई का क्या हो जाएगा, डी फाई अपॉन डी थीटा प्लस थीटा का क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से अपने को क्या मिल गया, 1 प्लस डी फाई अपॉन डी थीटा, और यहाँ पे भी क्या है 1 प्लस डी फाई अपॉन डी थीटा। ठीक है ना। तो इसका अब क्या कर देंगे, इसको दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दिया, किससे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि अपने को क्वेश्चन में क्या है, साइन फाई दिया है ना। तो दोनों तरफ अगर साइन फाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई किया, साइन फाई से। तो यहाँ से तो देखो ये वैल्यू तो इसके बराबर बन गई ना, साइन फाई 1 प्लस डी फाई अपॉन डी थीटा, यही तो है यहाँ पे। और इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन गया, साइन फाई डी साई अपॉन में डी थीटा। अगर ये इसके बराबर हो जाए आर अपॉन पी के, तो ये दोनों बराबर हो सकते हैं ना। तो बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, साइन फाई और 1 प्लस डी फाई अपॉन में डी थीटा। अब देखो साइन फाई का मैंने मान क्या लिखाया था, अभी क्वेश्चन में लिखाया था ना कि साइन फाई किसके बराबर होता है, नहीं वो डी वाई अपॉन डी एस, हाँ फाई, फाई का वैल्यू पुट करनी है ना। वो होता है, आपने बताया था ना, वो होता है साइन साई का, साइन साई का होता है वो कितना होता है, आर डी थीटा अपॉन में डी एस। ये साइन साई का होता है, अपने पास क्या है, साइन फाई है। तो साइन फाई का फॉर्मूला पुट करेंगे क्या, डी वाई अपॉन में डी एस, कितना डी वाई अपॉन में डी एस, और यहाँ पे क्या है डी साई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू साइन फाई 1 प्लस डी फाई अपॉन डी थीटा। अब देखो डी साई और डी साई अपॉन में डी एस, डी साई अपॉन डी एस कितना होता है, डी साई अपॉन डी एक्स कितना होता है, डी साई अपॉन डी एस, ये कितना होता है, रो होता है ना, ये कितना होता है रो। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, रो लिख सकते हैं ना, रो नीचे आ रहा है यहाँ से। तो यहाँ से हमें पता है कि साइन फाई कितना होता है, आर डी थीटा अपॉन में डी एस, पहले मैंने उल्टा बोल दिया था इन दोनों को। और साइन साई ये कितना होता है, डी वाई अपॉन में डी एस, उल्टे लिख दिए थे मैंने यहाँ से। तो साइन फाई की वैल्यू रख देंगे यहाँ से कितनी, आर डी थीटा अपॉन में डी एस, आर डी थीटा अपॉन डी एस, ये वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, और डी साई अपॉन डी एस ये कितना होता है, डी साई अपॉन में डी एस, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन आर अपॉन रो हो जाएगा ना, आर अपॉन रो इज इक्वल टू साइन फाई 1 प्लस डी फाई अपॉन में डी थीटा। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, ये गलत बोल दिया था मैंने, साइन फाई तो होता है आर डी थीटा अपॉन में डी एस, और जो साइन साई होता है वो होता है डी वाई अपॉन में डी एस होता है। कोई नहीं, लिख लो अभी। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, कार्डियोड दिया हुआ है कितना, एस बराबर 4a साइन, फिर कितना है 1/3, फिर आगे 1/3 साई माइनस पाई बाई
2 ये कार्डियोड है अपने पास, ठीक है। ये पूरा जो कोण है ना, ये थीटा की, ये पूरा एक ही एंगल है, ठीक है। इसमें क्या निकालना है अपने को, प्रूव करना है कि एस स्क्वायर प्लस 9 रो स्क्वायर, क्या प्रूव करना है, एस स्क्वायर प्लस 9 रो स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 16 ए स्क्वायर, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो पहले क्या निकालेंगे अपने को, यहाँ से रो दिया हुआ है ना, तो पहले क्या निकालेंगे, रो की वैल्यू निकालेंगे। और रो कितना होता है, डी एस अपॉन डी साई, रो कितना होता है, डी एस अपॉन डी साई होता है। और रो क्या है, करवे, रो क्या होता है, वक्रता त्रिज्या होती है ना, वक्रता त्रिज्या। तो रो निकालेंगे यहाँ से डी एस अपॉन डी साई, तो इसका क्या कर देंगे, साई के सापेक्ष कर देंगे यहाँ से अवकलन, तो डी एस अपॉन डी साई आ जाएगा। 4a कॉन्स्टेंट है ना, तो 4a कॉन्स्टेंट बाहर, ये कोस थीटा की जगह, ये साइन थीटा की जगह बिहेव करेगा, तो साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। और ये जो एंगल उसको लिख देंगे एक बार के लिए सेम टू सेम वही का वही, ठीक है। फिर इस एंगल का करेंगे तो 1/3 कॉन्स्टेंट है, तो ये बाहर आ गया। और फिर साई माइनस पाई/2 का क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ से सिर्फ क्या आ जाएगा 1/3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अपने को क्या निकालना है, रो का स्क्वायर करना है ना, तो यहाँ से भी स्क्वायर कर दो, रो बराबर है ना, यहाँ से या तो ये कर दो एस स्क्वायर, सीधा ही लिख दो, इसमें वैल्यू पुट कर दो रो की, एस स्क्वायर की लिख दो। एस स्क्वायर क्या है, ये है ना, पूरे के अंदर वैल्यू पुट कर दो। एस स्क्वायर मतलब 4a का स्क्वायर, फिर साइन स्क्वायर 1/3 साई माइनस पाई/2, ठीक है, ये एस स्क्वायर होगा। प्लस में 9 इंटू रो का स्क्वायर, रो ये ना, तो इसका भी स्क्वायर कर दो। इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 9 इंटू 16a स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना, क्योंकि 1/3 का भी तो स्क्वायर करेंगे, तो ये 9 हो गया। और इंटू में कोस स्क्वायर 1/3 साई माइनस पाई/2, ये हो गया 9 रो स्क्वायर इजिकल टू, अगर ये मान अगर 16a स्क्वायर के बराबर आ गया तो अपना क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो, ये 9 से 9 कैंसिल हो गया, यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी 16a स्क्वायर और यहाँ पे भी 16a स्क्वायर, तो 16a स्क्वायर कॉमन लेने के बाद में यहाँ पे क्या बचा, साइन स्क्वायर 1/3 साई माइनस पाई/2, और यहाँ से कितना बच गया, कोस स्क्वायर 1/3 साई माइनस पाई/2। अब ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, थीटा दोनों सेम है ना, तो ये पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी, और आ जाएगा कितना 16a स्क्वायर। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या है, फोलियम है ये, और फोलियम का इक्वेशन क्या दे रखा है, x³ + y³ इजिकल टू 3axy। कितना है, x³ + y³ इजिकल टू 3axy, ठीक है, ये इक्वेशन है। और इसके बिंदु 3a/2 पॉइंट क्या दे रखा है अपने को, 3a/2, और 3a/2 पे हमें क्या निकालना है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या मतलब हमें क्या निकालना है, रो निकालना है। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, रो निकालना है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, अब ये देखो, रो बराबर ds अपॉन डी साई लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा क्या, नहीं लगेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला कब लगता है, जब हमारे पास इक्वेशन किस में होती है, नेज समीकरण में इक्वेशन होती है। लेकिन ये नेज समीकरण है क्या, ये नहीं है। ये कौन सी समीकरण है, ये कार्तीय निर्देशांक में है, तो कार्तीय निर्देशांक वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ से। और कार्तीय निर्देशांक वाला फॉर्मूला क्या होता है, रो इजिकल टू क्या होता है, 1 + dy अपॉन dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन में d2y अपॉन में dx2। तो हमें किस किस की वैल्यू चाहिए, एक तो dy/dx चाहिए और एक d2y/dx2, ये वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, पहले dy/dx, तो उसके लिए क्या कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3x² + y³ का 3y², और फिर y का क्या हो जाएगा dy/dx, ठीक है, इजिकल टू 3a कॉन्स्टेंट है, 3a क्या है, कॉन्स्टेंट बाहर आ गया। और xy का क्या बन जाएगा, xy का क्या होगा, एक बार x बाहर ले लिया और y का कर दिया तो dy/dx, फिर प्लस y बाहर लिया और x का किया तो 1 हो गया, ठीक है, ये आ गया यहाँ से। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, dy/dx निकालना है, तो इनको खोल के लिख दो,
3x² प्लस 3y²। अब dy/dx को मैं y डैश लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है ना। इसको y डैश भी तो लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या बन गया 3ax y डैश प्लस में 3ay। अब y डैश निकालना है तो y डैश के पद को क्या कर लो, एक तरफ कर लो। तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, y डैश को अगर इधर ले आएंगे तो कॉमन क्या आ जाएगा 3y² और माइनस 3ax और y डैश लिख सकते हैं ऐसे, इक्वल टू ये 3ay और ये माइनस में जाके क्या बन जाएगा 3x², ठीक है। और यहाँ से y डैश कितना आ गया, यहाँ से y डैश आ गया अपने पास 3 आ रहा है ना, तो 3 तो कॉमन आ जाएगा सब में से और कैंसिल भी हो जाएगा। तो यहाँ पे y डैश आ गया ay माइनस x² अपॉन में कितना y² माइनस ax, क्या आ जाएगा ax। ये आ गया अपने पास y डैश की वैल्यू। y डैश आ गया, फिर क्या चाहिए अपने को d2y/dx चाहिए, मतलब क्या चाहिए y डबल डैश चाहिए, y डबल डैश चाहिए। तो इसका फिर से अवकलन कर दो, तो y डबल डैश क्या हो जाएगा। अब देखो पहले ये निकाल लो ताकि थोड़ा इजी हो जाएगा। किस बिंदु पे अपने को 3a/2 बिंदु पे निकालना है ना, तो पहले y डैश निकाल लो। y डैश की वैल्यू किस बिंदु पर 3a/2 इस बिंदु पर y डैश का मान निकाल लो। तो x और y की जगह क्या रखना है 3a/2 तो a इंटू y की जगह 3a/2 फिर माइनस में x² मतलब 3a/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9a²/4 अपॉन में y² मतलब 9a²/4 फिर माइनस में ax है ना, तो a इंटू एक्स की जगह कितना 3a/2। यहाँ से कितना आ जाएगा मान, यहाँ से मान कितना आ जाएगा, सोल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा देखो 3a²/2। ये इसमें एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ से ऊपर 4 एलसीएम और ऊपर कितना बच जाएगा, ये कितना है 3a² है और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना 6a² माइनस 9a² अपॉन में कितना नीचे भी 4 एलसीएम, यहाँ से कितना 9a² माइनस 6a²। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर तो कितना बचा माइनस का 3a²/4 है ना, और नीचे कितना प्लस का 3a, तो यहाँ से कितना लिख देंगे मल्टीप्लाई में 3a² और यहाँ से कितना मान आ गया -1 आ गया। तो y डैश की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास -1। किस बिंदु पे, बिंदु 3a/2 पे y डैश की वैल्यू आ गई। अब y डबल डैश निकालना है, तो y डबल डैश निकालने के लिए इसका अवकलन कर देंगे, फिर से जो ये वैल्यू है इसका क्या कर देंगे अवकलन कर देंगे। तो इसमें भागफल का रूल लग जाएगा ना, तो पहले जो नीचे वैल्यू है उसको सेम टू सेम लिखेंगे y² माइनस ax, फिर क्या करेंगे ऊपर वाले का अवकलन। तो ऊपर वाले का अवकलन करेंगे तो a कांस्टेंट है ना, a कांस्टेंट है और y का अवकलन कितना होता है y डैश। तो y डैश की वैल्यू ये नहीं रखेंगे पूरी की पूरी, ये पूरी नहीं रखेंगे, y डैश का अपन मान पहले ही निकाल चुके हैं कितना -1। तो y डैश कितना रखेंगे -1, तो ये क्या हो जाएगा -a बन जाएगा, ठीक है। फिर माइनस में x² का कितना 2x, फिर कितना माइनस का साइन है ना, फिर ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ये ऐसी की ऐसी ay माइनस x², ठीक है। और फिर जो नीचे वाली वैल्यू है उसका क्या कर देंगे अवकलन कर देंगे। नीचे कितना है y² माइनस ax, इसका जब अवकलन करेंगे तो ये कितना बचेगा हो जाएगा 2y, y² का 2y और y डैश y का y डैश और y डैश कितना है -1, तो ये क्या हो गया माइनस का 2y। फिर माइनस में ax का कितना हो जाएगा माइनस का a और अपॉन में यहाँ से कितना आ जाएगा y² माइनस में ax का होल स्क्वायर। जो नीचे वाली वैल्यू है उसका क्या होता है होल स्क्वायर। ये आ गया ना समझ में अवकलन कैसे किया है, ठीक है। अब देखो y डबल डैश निकालो किस बिंदु पे, ये भी 3a/2 पे चाहिए ना, तो ये निकाल लो। इसकी जगह क्या रख दो 3a/2, ये तो ये क्या बन जाएगा 9a²/4 माइनस में कितना 3a²/2, ठीक है। फिर यहाँ से देखो माइनस है ना, तो ये क्या बन गया -a और माइनस में x की जगह 3a/2 है ना, तो क्या बन जाएगा यहाँ से -3a, सिर्फ 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, तो ये -3a। फिर कितना -ay, मतलब ay का मतलब क्या हो गया
3a² 2 और माइनस में x² का मतलब 9a²/4, फिर ब्रैकेट में माइनस का 2y, माइनस का 2y का मतलब कितना, -3a, और माइनस का a फिर सेम टू सेम ऐसा का ऐसा, और इसके अपॉन में कितना है, इसके अपॉन में कितना है फिर y² मतलब 9a²/4 और माइनस में ax, और ax का मतलब क्या होगा 3a²/2 और इसका क्या होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करना है, ये जो वैल्यू है ना इसको सोल्व करना है, तो y" आ जाएगा अपने पास। इसको सोल्व कैसे करेंगे, ये कितना आएगा, पहले कर चुके हैं ना अपन, ये कितना आएगा 3a²/4 बन जाएगा नहीं, क्योंकि 9a² - 6a²/4, तो ये क्या बन गया 3a²/4 मल्टीप्लाई में कितना, अब देखो माइनस का 4 है तो माइनस का साइन पहले लगा लिया, और इनटू में 4 है, फिर देखो माइनस, इसको ब्रैकेट में ले लो, ये क्या बन गया 3a²/4 बनाना, किसका, माइनस का या प्लस का, माइनस का बनेगा, ठीक है। और ये कितना है 4a, ये भी तो माइनस का बनेगा, और यहाँ से माइनस और माइनस क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, ठीक है। अपॉन में कितना आ रहा है, अपॉन में आ जाएगा, ये क्या बना था 6a², हाँ 3a²/4 का होल स्क्वायर। अब देखो y" = कितना, अब देखो 4a से ये 4 कैंसिल, तो यहाँ से कितना बन गया -3a³ स्क्वायर पहले है ना, तो -3a³ फिर माइनस यहाँ से 4 से 4 कैंसिल, तो ये क्या बन गया माइनस ही तो ना, ये तो प्लस पहले ही बन गया, तो ये -3a³, और अपॉन में कितना 3 का स्क्वायर कितना 9a⁴, और ये जो ऊपर चला जाएगा कितना 16, तो कितना बन गया यहाँ से ऊपर तो बन गया माइनस का 6a⁴ इंटू में 16 अपॉन में 9a⁴, तो यहाँ से ये आ गया अपने पास कितना आ जाएगा a⁴ से ये कैंसिल, और ये 3 और ये 2 टाइम, तो ये कितना आ जाएगा माइनस में 32 अपॉन में 3a। इससे आगे सोल्व थोड़ी होगा अब, तो ये आ गया y" कितना आ गया माइनस का 32 अपॉन में 3a। अब क्या कर देंगे, अब जो अपना फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था रो बराबर क्या था 1 + dy/dx का स्क्वायर, इसकी होल पावर 3/2 अपॉन में d2y/dx2। अब दोनों मान है अपने पास, तो 1 प्लस, अब dy/dx कितना है, मतलब y' कितना निकाला था -1, और -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और उसकी पावर 3/2 अपॉन में d2y/dx2, ये कितना है -32 अपॉन में 3a। अब देखो 2 की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2 कितना होता है 2√2 होता है, कितना होता है 2√2। देखो 2 की पावर 3/2 कैसे निकालते हैं, 3/2 को क्या लिखते हैं 3/2 होता है एक तो पावर 1 प्लस 1/2, तो मतलब 2 की पावर एक तो 1 करनी है, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 1, इसको ये भी तो लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1/2, तो 2 इंटू 2 की पावर 1/2 कितना होता है √2, तो ये हो जाएगा कितना 2√2 अपॉन में कितना -32 अपॉन में कितना 3a, और ये माइनस का साइन साथ में लगा है, तो इसको सोल्व करके देखो 2 से ये कितनी टाइम 16, तो ये आ जाएगा अपने पास 3√2a अपॉन में 16, ठीक है। और ये माइनस का साइन लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, माइनस का हटाएंगे क्यों, क्योंकि जो वक्रता त्रिज्या है ये दूरी तो है, और दूरी हमेशा क्या होती है पॉजिटिव होती है, तो यहाँ से माइनस का साइन हटा भी सकते हैं, तो ये आ जाएगा अपने पास रो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3√2a अपॉन में 16, ठीक है। अगर यहाँ से ये पूछ ले कि इसकी वक्रता बताओ, इसकी क्या बताओ आप कर्वेचर, ये तो अपने क्या निकाल लिए, रो तो क्या होता है कर्वेचर रेडियस होता है, वक्रता त्रिज्या होती है। अगर हमें ये पूछ लेता है इसकी कर्वेचर बताओ, तो कर्वेचर कितनी हो जाती है, इसका उल्टा कर देते तो 16 अपॉन में 3√2a, ये हो जाएगी इसकी कर्वेचर। इन दोनों में याद रखना कि कर्वेचर और कर्वेचर रेडियस दोनों क्या होती हैं, एक दूसरे की व्युत्क्रम होती हैं,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे।